अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डाटा टाइप क्या होती है। उसके बाद हमने डाटा टाइप की कैटेगरीज़ देखी थी कि स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स क्या होती हैं, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स क्या होती हैं। स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स की फर्दर हमने डिटेल में देखा था कि इंटीजर डाटा टाइप क्या होती हैं। इंटीजर डाटा टाइप्स में फ़र्दर हमने देखा था कि इनकी फ़र्दर और टाइप्स हैं, जिनमें इंट, शॉर्ट, अनसाइंड, लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग, ये 5 टाइप्स हमने पढ़ी थी। और फिर देखा था फ्लोटिंग पॉइंट डाटा क्या होता है, और फ्लोटिंग पॉइंट डाटा की 3 टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें फ्लोट, डबल डाटा टाइप, लॉन्ग डबल डाटा टाइप थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या चीज़ है। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो बताने से पहले मैं आपको एक पिछली बात रिवाइज़ करवाना चाहती हूँ कि आपने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था कि इंटीजर डाटा की रेंज कितनी होती है। रेंज आपने देखा था कि -32,768 से 32,767 तक रेंज थी। इसका क्या मतलब था कि आपका कोई इंटीजर वेरिएबल मिनिमम वैल्यू -32,768 तक स्टोर करवा सकता है और मैक्सिमम वैल्यू +32,767 तक स्टोर करवा सकता है। ऐसा ही था ना। तो हमने 2 वेरिएबल्स लिए ए और बी। ए में मैंने मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करवा दी और बी में मैंने मिनिमम वैल्यू स्टोर करवा दी। अब अगर ए में हम इंक्रीमेंट करें और बी में इंक्रीमेंट करें तो हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी। ए में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जानी चाहिए 32,768। ऐसे ही होना चाहिए ना। और बी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, बी में जब हम इंक्रीमेंट करते हैं तो बी की वैल्यू जो है हो जाएगी -32,767। बी की लेस हो जाएगी ना, यहाँ पे ये लिख नहीं रहा। अच्छा, यहाँ बी में इंक्रीमेंट के बजाय मैं यहाँ डिक्रीमेंट करती हूँ। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पहले बी की वैल्यू थी -32,768, तो बी की हो जाएगी -32,769। ठीक है ना। अब अगर हम इसको कंपाइलर के ऊपर चलाएंगे तो ये एरर होगा, क्योंकि हमने ए और बी को इंटीजर लिया है ऊपर। तो इंटीजर की रेंज तो यहाँ तक है, पॉजिटिव में 767 तक है और नेगेटिव में 768 तक है। अब ए और बी तो इसे स्टोर नहीं करा सकेंगे ना।
ए में ये वैल्यू जब इंक्रीमेंट किया यहाँ पे ये वैल्यू बनती तो यही है, लेकिन ए जो है वो इसको स्टोर नहीं कर सकेगा। इसी तरह बी जो है इस रेंज से बाहर वाली वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकेगा। समझ आ रही है? अब हम आते हैं अपने ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की तरफ। ईच टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल कैन स्टोर अ पर्टिकुलर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब ये बात समझ में आई है? मैंने आपको अभी जो मैंने बताया है लिख के कि जैसे डाटा टाइप इंट की बात करें तो उसकी वैल्यू 32,768 माइनस में वहाँ से लेके 32,767 पॉजिटिव तक जा रही थी, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। एन एरर अकर्स इफ़ द वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल इज़ लेस देन द मिनिमम वैल्यू। जिस तरह हमने बी में हमने फर्दर डिक्रीमेंट किया था, बी माइनस माइनस जो किया था, तो बी की वैल्यू में हमने फर्दर मिनिमम वैल्यू से लेस वैल्यू दे दी उसको, या मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू। ए में हमने मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू दे दी थी, तो क्या होगा, एरर जो है वो अकर होगा। An overflow occurs when the value assigned to a variable is more than the maximum possible value. An underflow occurs when the value assigned to a variable is less than the possible minimum value. यानी इसको देखें अगर आप कि ए में जब हमने ये वैल्यू ए में इंक्रीमेंट किया तो अब क्या एरर अकर होगा, ओवरफ्लो का एरर अकर होगा कि हमने वैल्यू असाइन कर दी है मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ये थी और हमने इससे ज़्यादा वैल्यू इसको असाइन कर दी। और बी में कौन सा एरर अकर होगा, अंडरफ्लो का, कि बी में जो हमने वैल्यू असाइन की है वो लेस देन द मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू हमारी ये थी और मिनिमम वैल्यू से हमने इसको डिक्रीमेंट करके इससे भी कम वैल्यू जो है वो असाइन कर दी बी को। क्लियर है? यानी ए में कौन सा एरर अकर हुआ है, ओवरफ्लो का। बी में कौन सा एरर अकर हुआ है, अंडरफ्लो का। जी अब आप देखें, अगर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एन इंटीजर वेरिएबल कैन स्टोर वैल्यूज़ फ्रॉम -32,768 टू 32,767। उसी एग्जाम्पल को ये बता रहा है, इफ़ द असाइंड वैल्यू इज़ मोर देन 32,767 it is known as integer overflow, but if the assigned value is less than -32,768 it is called integer underflow. Clear? उसके बाद ये कह रहा है कि ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो इज़ नॉट डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर इनको डिटेक्ट नहीं करता। इट में जनरेट रॉन्ग रिजल्ट्स। एरर तो है, ये रेंज से वैल्यू बाहर जा रही है, लेकिन कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर पाता। कंपाइलर रिज़ल्ट जो है वो रॉन्ग देता है। वो भी मैं आपको भी बताती हूँ किस तरह से रॉन्ग रिज़ल्ट देता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूज़र टू एंश्योर दैट द वैल्यूज असाइन टू द वेरिएबल्स आर विद इन द अलाउड रेंज। यानी ये हमारा काम है, जो प्रोग्रामर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि इंटीजर को जो हम वैल्यू दे रहे हैं कहीं वो रेंज से बाहर तो नहीं निकल रही। अगर निकलती है तो हमने वो वैल्यू नहीं देनी होगी। अगर हमने रेंज से बाहर की वैल्यू कोई असाइन करानी है तो फिर हम डाटा टाइप अपनी उसको चेंज करते हैं, इंटीजर के बजाय फ्लोट ले लेंगे हम, क्योंकि फ्लोट जो है वो ज़्यादा लिमिट में वैल्यू को स्टोर करता है, ज़्यादा रेंज है उसकी फ़्लोट की। फ्लोट से वैल्यू कम पड़ रही है तो फिर हम डबल ले लेते होते हैं। क्लियर? अब ये एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आपको जो है ये फर्दर कि प्रोग्रामिंग में किस तरह से हम ये मिस्टेक करते हैं और कंपाइलर क्या रिजल्ट्स देता है, ये आपको प्रोग्राम बताएगा। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो।
शुरू में सबसे पहले आपको पता है कि हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स देते हैं। ये आप देख रहे हैं पहली लाइन, हैश इंक्लूड conio.h। ये हमने हेडर फाइल्स हमने देखा था कि हम शुरू में इंक्लूड कराते हैं। उसके अलावा दूसरी हमने हेडर फाइल stdio.h इंक्लूड करवाई हुई है। उसके बाद तीसरी लाइन देखें आप, void main। ये भी आपने पढ़ा था जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था सी का, कि सी के स्ट्रक्चर में सेकंड पार्ट था मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन उससे पहले void लिखना ज़रूरी है। उसके बाद हमने तीसरा पार्ट में बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन पढ़ा था। तो बॉडी हम ये डेलीमीटर देते हैं, करली ब्रेसेस देते हैं शुरू में, और फिर करली ब्रेसेस एंड होने से पहले जो भी हम लिखते हैं वो मेन फंक्शन की बॉडी का पार्ट कहलाता है और वो स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमने क्या लिखी हुई है बॉडी में, शॉर्ट टेस्ट VAR, यानी VAR शॉर्ट लिखा है वेरिएबल के लिए, टेस्ट वार, शॉर्ट टेस्ट वार इक्वल टू 32,767, यानी कि ये टेस्ट वेरिएबल हमने लिया हुआ है शॉर्ट टाइप का। शॉर्ट डाटा टाइप आपने पढ़ी थी ना पिछले लेक्चर में। तो हमने यहाँ इंट भी हम दे सकते हैं, हम यहाँ पे शॉर्ट भी दे सकते हैं, दोनों की रेंज जो है वो यहीं तक है। पीछे अगर आप लेक्चर देखिएगा और उसका चार्ट देखिएगा तो उसके बाद ये CLR SCR का फंक्शन है जो कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। इसको आप समझ ले तो अच्छा है, नहीं तो ये बाद में यूज़ भी होता रहता है, आपको इसकी आदत हो जाएगी, हर प्रोग्राम में आप इसको यूज़ करेंगे। ना भी करें, अगर अपने जब आप पेपर पे एक प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें क्लियर स्क्रीन का फंक्शन ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कंपाइलर में हमें ये लिखना होता है ताकि हमारी पिछली जो आउटपुट नज़र आ रही है वो रेज़ हो जाए। जिस तरह कॉपी पे हम लिखते हैं कि हमारे पास एक ही पेज होता है, या वाइट बोर्ड की एग्जांपल ले लें कि हमने जो पहले से लिखा हुआ होता है उसके बाद हमने नेक्स्ट लिखना है, तो पहले से लिखने वाले को हमने रेज़ करना होता है। तो बिल्कुल इसी तरह के ये भी क्लियर स्क्रीन का फंक्शन पहले से लिखी हुई आउटपुट को रेज़ करता है और फिर नई आउटपुट को दिखाता है। उसके बाद आप देखें प्रिंट का फंक्शन है, हमने इसको देखा था कि प्रिंट का फंक्शन आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ होता है। हम ये देखना चाहते हैं कि टेस्ट वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो पहली लाइन जो हमने लिखी प्रिंट एफ, ये %d\n, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और स्केप सीक्वेंस है। ये इनकी डिटेल जब आएगी तो आप इसको फिर समझिएगा, आपको ये फिर क्लियर होंगे। अभी आप ये देख लें कि टेस्ट वेरिएबल जो हमने आगे लिखा है इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। इसकी वैल्यू प्रिंट कराने के बाद हम इसकी जब आउटपुट देखते हैं, अगर आप इधर देखें आउटपुट में 32,767 आ रहा है पहली लाइन। पहले प्रिंट एफ जो हमने दिया है ये उसकी आउटपुट दिखा रहा है। टेस्ट वेरिएबल में हमारे पास जो वैल्यू हमने असाइन की थी शुरू में वही दिखा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखें, टेक्स्ट वेरिएबल में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट में इस तरह से भी कर सकते हैं और प्लस प्लस करके भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको दिखाया है अभी A++, वो भी आप कर सकते हैं। टेस्ट वेरिएबल के बाद प्लस प्लस लिख दें, वो भी ठीक है। या फिर दूसरी मेथडोलॉजी ये है कि आप टेस्ट वेरिएबल +1 को असाइन कर दें टेस्ट वेरिएबल में, ये भी ठीक है। अब हमने इसमें इंक्रीमेंट कर दिया और फिर प्रिंट एफ यानी टेस्ट वेरिएबल की वैल्यू को हम दिखाना चाह रहे हैं, यानी इंक्रीमेंट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे देखें -32,768 हो गई है, यानी कंपाइलर ने जो है क्या किया है, वो जो कि रेंज से वैल्यू जो बाहर जा रही थी कंपाइलर उस रेंज से बाहर नहीं असाइन करता। अभी आपने पढ़ा है ना कि वो डिटेक्ट नहीं करता, तो कंपाइलर ने आखिरी जो रेंज थी माइनस वाली ऐड करके वो उधर ले गया वैल्यू को। किस तरह, ये अगर आप देखें कि टेस्ट वेरिएबल हो या ए हो, ए को हमने ये वैल्यू जब दी है
तो ए में जब इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू कंपाइलर ने क्या दे दी, -32,768। ये आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू मिनिमम लास्ट वैल्यू है, ये वाली। तो यानी कि जब ए में इंक्रीमेंट हुआ तो ए की वैल्यू कंपाइलर ने यहाँ से ये असाइन कर दी। उसने 768 पॉजिटिव की तरफ वो कंपाइलर उसको नहीं लेके गया, क्योंकि वो उस वैल्यू को नहीं दे सकता। उसने इसी वैल्यू में इंक्रीमेंट किया तो माइनस मिनिमम वैल्यू आ गई रेंज। बिल्कुल इसी तरह अब ये देखिए, अगर कि जब हमने टेस्ट वेरिएबल में डिक्रीमेंट किया, टेस्ट वेरिएबल -1 असाइन कर दिया टेस्ट वेरिएबल को, या बिल्कुल उसी तरह कर सकते हैं, टेस्ट वेरिएबल माइनस माइनस करके डिक्रीमेंट करवा सकते हैं। तो जब हमने इसकी वैल्यू को आखिरी प्रिंट एफ देखें, जब प्रिंट करवाया, सेकंड लास्ट स्टेटमेंट देखें, गेट सी एच से ऊपर वाली, इस प्रिंट एफ ने जो प्रिंट करवाई वैल्यू वो आखिरी आउटपुट देखें, 3 में से आखिरी आउटपुट 32,767, ये इसने किया। इसने भी वही काम किया कि डिक्रीमेंट बजाय लेस देन मिनिमम वैल्यू वाली डिक्रीमेंट करता, इसने क्या किया कि जो लास्ट पॉजिटिव लिमिट थी वो वैल्यू असाइन कर दी। ये देखें, कि जब बी में डिक्रीमेंट हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 32,767 हो गई। यानी इसकी वैल्यू ये थी और ये आखिरी रेंज पे पहुंच गया। समझ आई है? देखिए, मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि हमारे पास रेंज इस तरह से होती है। ये मैंने एक स्केल बनाया है कि 0 के उस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, 0 के लेफ़्ट पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, और नेगेटिव वैल्यू की मिनिमम वैल्यू इंटीजर जो सपोर्ट करता है -32,768 से, और जो मैक्सिमम वैल्यू सपोर्ट करता है वो 32,767 है। अब ये स्केल की ये लास्ट वैल्यू है, ठीक है ना। इसके पीछे पिछली वैल्यू क्या होगी, 32,766 होगी ये वैल्यू। इस वाले स्केल की वैल्यू क्या होगी, 32,765, और इस तरह पीछे की वैल्यूज़ इसी तरह कम होती जाएंगी। इस वाले स्केल पे वैल्यू क्या होगी, -32,767, ऐसे ही है ना। इस वाले स्केल पे वैल्यू क्या होगी, -32,766, और इस तरह पीछे की यूनिट्स चेंज होते रहेंगे, कम होती रहेंगी वैल्यूज़, सॉरी पॉजिटिव होती रहेंगी वैल्यूज़, यहाँ तक कि 0 पे आ जाएंगे और 0 से आगे पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। अच्छा, अब ये आपको बात समझ में आई है ना। अब जैसे ही हमने ए को वैल्यू असाइन की थी ये वाली, तो जो कंपाइलर है वो वैल्यू असाइन करता रहेगा इन्हीं रेंजेस में रहते हुए, इन्हीं रेंजेस में,
मतलब इनसे बाहर नहीं निकल सकता वो, ठीक है ना। तो अब अगर हमने ए में जब इंक्रीमेंट किया तो इसके आगे तो अब और कोई वैल्यू नहीं है ना, इसलिए वो अपनी रेंज में रहते हुए यहाँ पे आ जाएगा, इंक्रीमेंट के बाद ये वैल्यू असाइन कर देगा। समझ में आई है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछती हूँ कि ए में हमने अगर A+2 का इंक्रीमेंट किया था, ए में 1 का इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे पहुँचा, ठीक है ना। जब ए में 2 का इंक्रीमेंट किया तो कहाँ पे पहुँचेगा, इस वैल्यू पे पहुँचेगा। ए में ये वैल्यू आ जाएगी -32,767। इसी तरह अगर मैंने ए में 3 का इंक्रीमेंट किया तो अब ए में कौन सी वैल्यू असाइन हो जाएगी, ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गई होगी बात। इसी तरह जब हमने बी में 1 का इंक्रीमेंट किया था तो यहाँ से लेके वो यहाँ पे आ गया था। 1 का डिक्रीमेंट किया था हमने बी में जब, तो यहाँ पे आ गया था। ए में जब हम 2 का डिक्रीमेंट करते हैं तो अब यहाँ आने के बजाय ये यहाँ पे आएगा, यानी कि बी की वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि उसने अपनी रेंज में रहना है, रेंज के अंदर रहना है। इसी तरह बी में अगर हम 3 का डिक्रीमेंट करते हैं तो अब कहाँ कौन सी वैल्यू बी को असाइन हो जाएगी, ये वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब ये उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा, और फिर भी अगर समझ नहीं आती तो फिर पूछिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि ये चीज़ आपने इसको अंडरस्टैंड करना है अच्छे तरीके से। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फिर इंशाल्लाह कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।